हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का एक और शानदार से लेक्चर में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कुछ क्वेश्चंस जो आपके पुराने टेस्ट में आ चुके हैं। एंड इसका एक बेसिक सिंपल एप्लीकेशन देखना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस में क्या क्या अपने पास बनता है ना। तो बहुत बेसिक तो नहीं है, पुराने टेस्ट के सवाल है तो जैसे पूछे जाते हैं वैसे ही सवाल है। तो लेट्स बिगिन। A particle of mass 100 gram and charge 2 microcoulomb is released from a distance of 50 centimeter from a fixed charge of 5 microcoulomb. Find the speed of the charge. आपको यहाँ पे स्पीड पूछ रहा है। Speed of the particle when its distance from the fixed charge becomes 3 meter. Neglect any other force. यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जो है कंसिडर करना है, क्योंकि एक चार्ज और दूसरे चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हो रहा होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। उसको ही कंसिडर करना है और कोई फोर्स को कंसिडर नहीं करना है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह के बारे में कोई बात नहीं करनी है। ठीक है। तो ऐसे बोल रहा है कि सर एक चार्ज हमारे पास फिक्स है 5 माइक्रोकुलम का, तो ये हमारे पास एक फिक्स चार्ज है 5 माइक्रोकुलम का। और एक 2 माइक्रोकुलम का चार्ज है जिसका मास दिया है, इट्स रिलीज्ड फ्रॉम 50 सेंटीमीटर। उसको रिलीज किया गया है 50 सेंटीमीटर से। तो 50 सेंटीमीटर का मतलब बेटा हम इसको 0.5 मीटर बोल सकते हैं। माइक्रोकुलम को आपने रिलीज किया है। अब दोनों ही पॉजिटिव है। अगर आप इसको रिलीज करेंगे तो क्या होगा, ये भागेगा और ये भागते भागता भागता इसका डिस्टेंस बढ़ेगा। और डिस्टेंस बढ़कर जो है लेट से पोज कितना हो गया, 3 मीटर हो गया। अब इस पूरे प्रोसेस में एक ही चीज है, क्या, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड वी ऑल नो दैट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं वो हमारे, अगर ऐसा है तो उनका जो वर्क डन उसमें एनर्जी जो है हमारी कंजर्व रहती है। ठीक है। उसके अंदर हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो अगर हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में हम यहाँ पे बोल सकते हैं और सिर्फ जो है पोटेंशियल एनर्जी होगी क्योंकि आपने इसको रिलीज किया है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल। तो इन रिलीज किया है तो इनिशियल काइनेटिक जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी बेटा के Q1 Q2 बाई R1, ऐसा मान लेते हैं। एंड फाइनल जो हो जाएगी वो हो जाएगी, फिर डिस्टेंस बदल जाएगा तो के Q1 Q2 बाई R2। एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हमारे पास हाफ एम बी स्क्वायर। और यहां से हमें क्या करना है, वी निकालना है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 दोनों में कॉमन है। तो ये आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2 इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। सारी वैल्यू रख देते हैं तो अपने पास चीजें आ जानी चाहिए। तो के की वैल्यू हो जाएगी 9 में 10⁻⁹। Q1 हमारे पास हो जाएगा दैट इज 2 माइक्रोकुलम, लेट से मान लेते हैं। और Q2 को मान लेते हैं 5 माइक्रोकुलम, तो 10⁻⁻⁶। एंड 1/R1 यानी कि 1/0.5 माइनस 1/3, ये हमारे स्क्वायर के। तो इसको एक काम करते हैं, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो ध्यान से देखते हैं। तो ये हमारे पास है 5 और 2 10 हो जाएगा। एंड ये हमारे पास 9 है। 1/0.5 होता है 2। एंड 2 माइनस 1/3 हो जाएगा हमारे पास 5/3। ठीक है। तो ये हमारे पास बचेगा 9। तो 9 इंटू में 5/3, मतलब 3 से 9 कैंसिल कर देंगे तो 3 बचेगा, 9 5 हो जाएगा 15 इंटू 10 टू द पावर। अगर हम देखते हैं तो ये बेटा यहाँ पर 9 है और ये 5 इंटू 2 10 हो गया, तो 10 हो जाएगा और ये बचेगा 10⁻⁻²। एंड दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। यहाँ से हम लोग v निकाल पाएंगे। तो ये आ जाएगा, सो 15 इंटू में 10⁻⁻² इज इक्वल टू हाफ। मास हमें 100 ग्राम दिया गया है तो 0.1।
एंड इनटू में v स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 30 इनटू में 10 टू द पावर -1, दिस इज v स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 इक्वल टू v स्क्वायर। तो v की वैल्यू आ जाएगी √3, यानी कि 1.73। ठीक है, 1.73 पॉजिटिव का आएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। Question number 2. A point charge of 1.8 microcoulomb is at the center of the cubical Gaussian surface having edge of 55 centimeter. What is the net electric flux through the surface? आपको चार्ज पता है, सेंटर पे रखा हुआ है क्यूब के, और आपसे बोल रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। बेटा यहाँ पे जो डेटा दिया गया है ये एक्स्ट्रा है, इससे किसी कोई काम नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास एक ऐसा क्यूब है और क्यूब के सेंटर पर जो है एक चार्ज रखा हुआ है सेंटर पर, तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं, तो इसमें रख देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इसको रखते हैं तो कितना आएगा? तो चार्ज हमारे पास है 1.8 माइक्रोकूलम, तो 10 टू द पावर -6, और एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इसको आप अप्रोक्सीमेटली जो है, इसको इजी करने के लिए अप्रोक्सीमेटली जो है आप इसको 9 कर दीजिए और 10 टू द पावर -12। तो ये आ जाएगा आपके पास 1.8 से 9 करोगे तो 1/5 हो जाएगा। 1/5 होता है 0.2, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर +6। तो 2 इंटू में 10 टू द पावर 5 आ जाएगा। तो 2 इंटू में 10 टू द पावर 5, यानी कि ऑप्शन 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल बॉल इज गिवन। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक चार्ज स्फेरिकल बॉल के अंदर गिवन है, जहां पे r जो है डिस्टेंस है सेंटर से, a और b कांस्टेंट है। तो नेट चार्ज डेंसिटी कितनी होगी बॉल के अंदर? चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है आपसे। ओके, तो भाई चार्ज डेंसिटी बॉल के अंदर की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा चार्ज बाई वॉल्यूम। तो चार्ज निकाल लेते हैं और वॉल्यूम हो जाएगा स्फीयर का, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। इसका आंसर आ जाना चाहिए। अब चार्ज निकालने का तरीका क्या होगा? हमें पोटेंशियल दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है माइनस और dv/dr, इसका डिफरेंशिएशन पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगी माइनस ऑफ इसका डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा 2ar, और b का 0 हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके पास आ गई तो हम जानते हैं कि सर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ E डॉट ds दिस इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है -2ar, ds हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हमारे पास 4πr², दिस इज इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इनक्लोज चार्ज जो है वो कितना आ जाएगा? -8π a एप्सिलॉन नॉट r³, ये आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको चार्ज मिल गया कि कितना चार्ज उसके अंदर है, इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी। तो -8π a एप्सिलॉन नॉट r³ डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r³। तो यहां से हमारे पास r³ से r³ कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई पाई का हिसाब हो जाएगा। 4 से 8 कैंसिल करेंगे, 2 आएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, माइनस लगा हुआ है तो -6 a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आपसे पूछ रहा है कि फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस r, the electric field on its axis has the largest magnitude at a distance h from its center in the value of h। तो अगर हमें पता है कि सर ये रिंग है, ये इसकी एक्सिस है, तो एक्सिस अगर हमारे पास x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है सर k/q(x) अपॉन में r² प्लस x² की पावर 3/2। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर होती है? एट x इज इक्वल टू r/√2। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन 1। ये बहुत बेसिक डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है। आप चाहो तो इसको डिराइव करना चाहते हो तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो आपको x की वैल्यू यही मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड सिलेक्ट द करेक्ट वंस। करेक्ट वाले हमें चूज करने हैं और डाइपोल के बारे में बात हो रही है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर पी इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल के अंदर अगर हमारे पास देखें तो बेटा दो चार्ज होते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो स्टेटमेंट वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Electric field of a dipole at a point with position vector r depends on r as well as the angle between r and p। बिल्कुल सही है बेटा। अगर ये डाइपोल है, ये ऐसे पॉइंट है थीटा एंगल पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 cos² थीटा प्लस 1। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आर पे भी डिपेंड कर रहा है और थीटा पर भी। इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल फॉल्स ऑफ एज 1/r² नॉट एज 1/r। बेटा पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर होता है हमारे पास के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, जिसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो के पी डॉट आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, 1/r² के प्रोपोर्शनल आ रहा है। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स बट टॉर्क। भाई ये बहुत सिंपल सी बात है कि सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है, डाइपोल इसके अंदर रख दें, डाइपोल इसके अंदर रख दें, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, अब कैसे भी रख लो, चाहे ऐसे रख लो चाहे कैसे भी रख लो सर, ये फोर्स एक दूसरे के आएंगे, ऑपोजिट ही आएंगे। तो नेट फोर्स तो हमेशा क्या होता है, जीरो ही होता है। और टॉर्क हो जाता है बेटा पी क्रॉस ई के बराबर, टॉर्क इज पी क्रॉस ई। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी एकदम सही है, यानी कि ऑल फोर आर करेक्ट। ठीक है, ऑल फोर आर करेक्ट। इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। Figure shows equipotential surfaces. What is the direction of electric field E at P and R? So बेटा P पॉइंट यहाँ पर है और R पॉइंट यहाँ पर है। एक बहुत सिंपल सा इसका रूल है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, दैट इज ईपीएस ऑलवेज। एंड दूसरा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ ई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या करता है सर, डिक्रीज करता है। ठीक है, अगर इस वर्टिकल लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो एक यही ऑप्शन है। और -10, -15, -20, -25, -30 पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ऐसे होनी चाहिए, ऐसे। ठीक है, इट शुड बी लाइक दिस, ऐसे होनी चाहिए। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर आएगी। ठीक है, हर पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आर अगर वैसे हॉरिजॉन्टल है तो उसका परपेंडिकुलर तो ऐसे ही बन सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगी, यानी कि अपवर्ड, और इस केस में लेफ्ट की तरफ। तो पी पॉइंट पे लेफ्ट की तरफ और आर पॉइंट पे अपवर्ड। तो ऑप्शन वन एकदम सही दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। A short electric dipole has a dipole moment of this. The electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 meter from the center of the dipole situated on a line making an angle of 60 degree with the dipole axis। तो पोटेंशियल जो है सर हम जानते हैं किसी भी एंगल पर कितना होता है, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर ड्यू टू डाइपोल। के की वैल्यू हो जाती है 9 × 10⁻⁹। डाइपोल मोमेंट आपको दिया गया है 16 × 10⁻⁹। देन आपको कॉस थीटा एंगल आपको दिया गया है 60 डिग्री डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी कि 0.6 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं सर 36 × 10⁻²। एक ही बात है। अब यहां से देख लो, यहां से देखो सर, 9 से 36 कैंसिल करेंगे सर 4 आ जाएगा। कॉस 60 होता है 1/2, तो 1/2 16 कैंसिल करेंगे 8 आ जाएगा। 4 से 8 कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा। पावर देख लो, तो 10 और -9 कैंसिल हो जाएगा, -2 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 × 10⁻², यानी कि 200 वोल्ट आ जाएगा। सो ऑप्शन वन इज करेक्ट। क्लियर है? सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। An electric dipole of dipole moment P is placed in a uniform electric field E, then अगर एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉर्क के साथ क्या, उसके साथ क्या रिलेशन होगा सर, टॉर्क हो जाता है पी क्रॉस ई। तो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल इज ई क्रॉस पी, एक गलत स्टेटमेंट है। टॉर्क की जीरो पी इज परपेंडिकुलर टू ई, बिल्कुल गलत है सर। पी ई क्रॉस प्रोडक्ट खोलेंगे तो पी साइन थीटा आएगा।
अगर हम साइन 0 रखते हैं 90 रखते हैं तो ये आ जाएगा सर पी ई साइन 90 एंड विच इज 1, तो बचेगा पी। देखा जाए तो सर ये मैक्सिमम टॉर्क है। क्या कौन सा टॉर्क है? मैक्सिमम। कब है? जब पी और ई एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो टॉर्क इज 0, तो ये तो गलत हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम पी इज परपेंडिकुलर टू ई, तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा होती है माइनस पी डॉट ई, यानी कि ये हो जाती है माइनस पी ई कॉस थीटा। एंड माइनस पी कॉस थीटा, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को परपेंडिकुलर कर देते हैं ई के, तो थीटा बेटा 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब यू की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। लेकिन ये मिनिमम नहीं है। मिनिमम कब होगा? जब थीटा 0 होगा। जब थीटा 0 आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? माइनस पी। और थीटा जब हमारे पास 180 डिग्री होगा तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी प्लस पी। तो ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, और 0 पर नहीं होती है मैक्सिमम, तो ये गलत हो जाएगा। टॉर्क इज मैक्सिमम स्पेस परपेंडिकुलर टू ई, बिल्कुल सही है, ये हमने यहाँ पे वेरीफाई किया था अभी। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, a particle of mass this and charge this enters in electric field this with the negligible speed, then its kinetic energy after 10 सेकेंड। एक पार्टिकल अगर एक चार्ज और मास दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, तो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो क्या होगा? उसके ऊपर फोर्स लगेगा, दैट इज क्यू वी, एंड इसकी वजह से आएगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा क्यू वी अपॉन में एम, क्योंकि फोर्स बराबर होता है एम ए के, और फोर्स कितना है यहाँ पे? क्यू ई है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा क्यू ई बाई एम। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट दी हुई है, तो सब कुछ हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, दिया हुआ है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, सो काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं वर्क के बराबर, और वर्क हो जाता है हमारा फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी। तो सर हमारे पास यहाँ पे फोर्स हमारे पास है क्यू ई के बराबर, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नेग्लिजिबल स्पीड से एंटर किया है तो ये तो 0 है, तो हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। और ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है, डेट इज क्यू ई बाई एम इंटू में टी स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m। एज अ फॉर्मूला भी आप इसको आप याद कर सकते हैं। सारी वैल्यू रख देते हैं, सारी वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, एक सेकेंड इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी इज सर क्यू स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4 इंटू में 10⁻³ का स्क्वायर, इंटू ई स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, इंटू टी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई ट्वाइस मास, दैट इज 2 इंटू में 10⁻³ तो ऊपर से 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 16 इंटू में 10⁻⁻6 इंटू 25 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4 इंटू में 10⁻⁻3। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। तो 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 आ जाएगा। 25 इंटू 4 होता है 100, और ये भी 100 है, तो बचेगा 10⁻⁻2। तो ये ये कैंसिल करेंगे तो बचेगा -2, और ये नीचे -3 है तो ऊपर बचेगा सिर्फ 10 बचेगा। तो द करेक्ट आंसर इज 10 जूल्स, यानी कि ऑप्शन 3 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, if the electric flux entering and leaving an enclosed surface respectively is the net charge inside the surface। बेटा हमारे पास जो एंटरिंग फ्लक्स होता है वो नेगेटिव होता है, और जो लीविंग फ्लक्स होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। क्योंकि इसको ऐसे समझो कि सर फ्लक्स जो होता है वो होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग द एरिया। अगर फ्लक्स लीव कर रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लीव कर रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लीव कर रही है इसका मतलब ये है कि सर वहां पे पॉजिटिव चार्ज है अंदर, ठीक है। और सिमिलरली अगर फ्लक्स एंटर कर रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट हो रही होंगी, तो मतलब अंदर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो भाई जो नेट फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा सर फाई लीविंग माइनस फाई एंटरिंग। तो सर लीव कितना कर रहा है? सर लीव कर रहा है हमारे पास 4 फाई, और एंटर कितना कर रहा है? डेट इज 2 फाई। तो कितना बच जाएगा? 2 फाई बच जाएगा। और हम जानते हैं कि सर फाई जो होता है वो होता है इनक्लोज चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट,
तो ये आ जाएगा 2 phi इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इनक्लोज चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 2 phi एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो ऑप्शन 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, 27 identical drops of mercury are charged simultaneously to the same potential of 10 volt each. Assuming drops to be spherical, if all the charge drops are made to combine to form one larger drop, then the potential in volt of larger drop would be। भाई छोटी ड्रॉप मिलकर बड़ी ड्रॉप बनाती है, तो पोटेंशियल पूछ रहा है, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट हम याद कर सकते हैं बेटा। हमें याद है कि सब बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल जो होगा वो n की पावर 2/3 इंटू में छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल। n हमारे पास होती है नंबर ऑफ ड्रॉप्स, तो 27 है, जिसको लिख सकते हैं 2⁻3 यहाँ पे लिखा हुआ है। और छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल जो है वो है 10। 27 को आप लिख सकते हो 3⁻3, तो 3 का स्क्वायर बच जाएगा और इंटू में 10, तो ये आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो 90 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 90 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, at a certain at a center of a half ring of radius r equal to 10 centimeter, linear charge density this, the potential is this, the value of x। तो आपको वहां एक हाफ रिंग दी गई है और हाफ रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल की बात कर रहा है, आपको लैम्डा पता है। तो बेटा हमें पता है कि जब सब हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम होता है तो हमें मतलब होता है सिर्फ टोटल चार्ज से। तो के क्यू टोटल बाई आर। तो के की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻9 एंड टोटल चार्ज हो जाएगा हमारे पास लैम्डा इंटू में पाई आर, क्योंकि लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसकी लेंथ कितनी है पाई आर डिवाइडेड बाई आर। तो यहां से बेटा आप आर से आर कैंसिल कर सकते हैं, तो आर का कोई रोल नहीं है। तो 9 इंटू में 10⁻9, लैम्डा की जगह पे आ जाएगा 4 नैनो कूलम लिखा है, तो 10⁻−9 इंटू में पाई, तो ये कैंसिल ही आउट हो जाएगा। तो दिस विल बी 36 पाई वोल्ट। तो 36 पाई आ जाएगा एंड दिस इज एक्स की वैल्यू इज 36। क्लियर है भाई? तो बच्चों इसी के साथ आपका ये डिस्कशन समाप्त होता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग, कीप encouraging yourself, keep watching the videos, like, share and subscribe। Thank you।